हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। हम इस वीडियो में देख रहे हैं, ये आपके मनोविज्ञान से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे 30 और ये आपके सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन है। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं तो निश्चित तौर से बता देना, तब तो हम इस प्रकार के क्वेश्चन लेके आएंगे। अदरवाइज प्रीवियस के जैसे क्वेश्चन कर रहे थे उसी प्रकार करेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जो पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। अगर मॉडल डेवलपमेंट थ्योरी की बात की जाती है तो वहाँ पर नाम आता है लॉरेंस कोलबर्ग का। किसका? कोलबर्ग का। लेकिन इसमें ऑप्शन दे नहीं रखा है, तो फिर क्या करें? हम ये करेंगे कि जीन पियाजे पे जाएंगे, क्योंकि जीन पियाजे का ही शिष्य रहा था लॉरेंस कोलबर्ग। तो इसी के सिद्धांत यानी जीन पियाजे ने 1965 में दिया था नैतिक विकास सिद्धांत, ये वाला, ठीक है। लेकिन फिर इसे आगे बढ़ाया था, इसका शिष्य था ये लॉरेंस कोलबर्ग। 1969 में इसने सिद्धांत दिया था। कौन सा? नैतिक विकास सिद्धांत, जिसमें आपकी 3 लेवल थे और आपकी 6 स्टेजें थी। तो ये चीज़ें आप पढ़े होंगे। और जीन पियाजे की 2 अवस्थाओं में बांटा था अपने नैतिक विकास सिद्धांत को, वो हम अभी वापस लौट के आएंगे तब बताएंगे, ठीक है। अभी क्या है, सीधी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, तृतीय चक्रीय प्रतिक्रिया विकसित होती है। तो जीन पियाजे की पहले नंबर की अवस्था होती है सेंसरी मोटर स्टेज। ये उसी से संबंधित है, क्योंकि इसमें 6 उप अवस्थाएं होती हैं। किसकी? सेंसरी मोटर स्टेज की 6 उप अवस्थाएं, अरे अवस्थाएं या सब स्टेज बोल सकती है, और जिनका नाम है RPSC TE। ये 6 अवस्थाएं, इनकी बात करेंगे, अभी लौट के आएंगे वापस। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संदर्भ में सही नहीं है? तो देखिए, विकास सतत होता है यानी कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये बात सही है। ये एक आयामी होता है, ये बिल्कुल गलत है। तो फिर कैसा होता है? ये बहुआयामी होगा और मल्टी डायमेंशनल बोल सकते हैं, बहुआयामी इसे ही बोलेंगे। ये यूनी है ना, यूनी की जगह हो जाएगी मल्टी, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल होती है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी संचयी प्रवृत्ति होती है, व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है। तो 3 4 सही थे, गलत हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि उत्क्रमणीय योग्यता विकसित होने की अवस्था कौन सी है? ये भी जीन पियाजे से संबंधित है। रिवर्सिबिलिटी की योग्यता होती है, आप इधर सोच पाए फिर इधर सोच पाए, यानी ये है कि आप दोनों तरफा सोच पाए, या पलटा विचिंतन बोलते हैं सही। तो ये आपकी 3 नंबर की अवस्था है, मूल सक्रियात्मक अवस्था, जिसकी उम्र होती है 7 से 11 वर्ष। तो इसी की ये विशेषता थी, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निकटता के सिद्धांत की संकल्पना यानी कॉन्सेप्ट है क्या? कहीं पर ये रहा, किसने दिया था? तो ये दिया था मैक्स वर्दीमर ने। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। इसे अगर नाम है मैक्स वर्दीमर, ठीक है। तो ये कौन है? गेस्टल्टवादी हैं। और इनके सहयोगी कौन रहे थे? आपको मालूम होगा, कॉलर कोप्पा मैक्स वर्दीमर। तो मैक्स वर्दीमर का तो नाम है कोप्पा और वो बचा है कॉलर, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। इसके उपनाम है ना, मैं 6-7 बताऊंगा, अभी वापस लौट के आएंगे जब। अभी तो क्वेश्चन ही देख लेते हैं सिंपल। ये कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है मनोविज्ञान एवं बाल विकास के प्रतिचित बिंदु पर स्थित है? तो वो हो जाएगा विकासात्मक मनोविज्ञान। इसी में हमारे जो बाल विकास होता है ना, उसके जीवन पर्यंत का अध्ययन किया जाता है, जिसमें शारीरिक, मानसिक, भावात्मक सभी बच्चों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना खोजकर्ता यानी खोजकर्ता बोल सकते हैं या प्रतिपादक, तो वो हो जाएंगे विलियम वुंट। इन्होंने 1789 में जो आपकी लिपजिंग विश्वविद्यालय है ना, लिपजिंग, ये कहाँ पे? जर्मनी में, तो वहाँ पर स्थापना की थी। तो इसके शिष्य रहे थे विलियम वुंट के टिचनर, ये भी शानदार रहे थे। इन दोनों ने ये चीज़ें पढ़ाई थी। ये कहीं ना कहीं ये बात करते थे आत्मनिरीक्षण की। हालांकि मैं इसे वापस लौट के आऊँगा तब डिटेल में बताऊँगा, अभी चलते हैं आगे। इनमें से जो भी बताइएगा कौन सी जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्था नहीं है? मूर्त है, पूर्व है और संवेदीगामक है। तो ये गुप्तावस्था लेटेंट स्टेज है, ये सिग्मंड फ्रायड की 4 नंबर की अवस्था है, जिसे अव्यक्ता या गुप्तावस्था बोलते हैं, ठीक है। तो ये वाला आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, काल्पनिक दर्शक श्रोता किस अवस्था से संबंधित है? ये सभी चीज़ें किशोरावस्था से संबंधित होती हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं इमेजिनरी ऑडियंस। एक होती है पर्सनल फेवर। ये 2 विशेषताएं डेविड एल्किलाइड ने दी थी। किशोरावस्था पढ़ेंगे तो उसकी विशेषता में ये 2 चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो हम इसका डिटेल से अभी देखेंगे, बाद में लौट के आएंगे जब।
एक बच्चा कहता है कि चांद हंस रहा है, यह निम्न में से किसकी विशेषता की ओर इंगित करता है? आपने पढ़ी होगी एनेनिज्म। इसमें सभी निर्जीव चीज़ों को भी बच्चा सजीव समझता है। इसका मतलब ये होता है चांद हंस रहा है वो निर्जीव समझ रहा है इसे, तो इस वजह से एनेनिज्म कहेंगे इसे। ठीक है। आत्म केंद्रण भी है, इसे अभी ये बाल में देखेंगे, यानी लौट के आएंगे जब। क्रिया प्रसूत अनुकूलन के अनुसार कौन सा कथन सही है? हम कहते हैं कि जो नकारात्मक पुनर्वनन होगा वो वांछनीय व्यवहार को बढ़ाता है, ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बालक अंतर्निहित परिचय किसके द्वारा विकसित किया गया था? इसे बोलते हैं चाइल्ड एप्रिसिएशन टेस्ट, CAT। तो CAT यानी कैट माने होती है बिल्ली, तो ये किसने दिया था? ये दिया था लियोपोल्ड बेलक ने। सही है, लियोपोल्ड बेलक। ठीक है। अब इसकी बात अभी बात करेंगे कि इसमें कितने कार्ड हुआ करते थे और कितनी उम्र के बच्चों के लिए उपयोगी है और ये किसका मापन करता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है उपलब्धि अभिप्रेरणा सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? नाम आता है डेविड मैकक्लेलैंड और इसके सहयोगी रहे थे एटकिंसन। इन्होंने 1961 में ये सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है श्रृंखलन संप्रत्य आधारित है, यानी जो चेनिंग एक होती है आपकी चेनिंग और एक होती है शेपिंग। ये दो शब्द हैं जीनी प्याजी के द्वारा दिए हुए हैं, ध्यान रखना है। शेपिंग का मतलब होता है कि प्रत्येक आपने अनुक्रिया की है तो उस पर हम आपको पुनर्फलन दे रहे हैं। ठीक है। और एक ऐसी चेनिंग होती है जो आप अंतिम अनुक्रिया पर पुनर्फलन दें। ठीक है, तो उसे बोलते हैं चेनिंग। तो ये किससे संबंधित है? क्रिया प्रसूत ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी स्किनर से संबंधित है। बुद्धि का त्रिआयामी जिसे 3 डायमेंशनल थ्योरी बोलते हैं गिलफोर्ड की है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें पूछा है कि कौन सी पुनर्वलन की अनुसूची नहीं है? तो इसमें से मोटिवेशन नहीं होगा, बाकी वेरिएबल रेशो होता है, फिक्स्ड इंटरवल होता है और फिक्स रेशो होता है। मोटिवेशन नहीं होगा। ये 4 प्रकार की होती है, एक अन्य प्रकार है वो अभी बात करेंगे। अंतर्दृष्टि जिसे बोलते हैं इंसाइट थ्योरी या इंसाइटफुल थ्योरी भी बोल देते हैं, तो ये आपकी गेस्टल्टवादी से संबंधित हो जाएगी, जिसमें कोप्पा, कोहलर, मैक्स वर्दीमर आते हैं। भय संवेग से की मूल प्रवृत्ति किससे जुड़ी होती है? जब भी भय होगा आप वहाँ से भागेंगे, यानी एस्केप करेंगे या पलायन करेंगे। बुद्धिलब्धि का सूत्र क्या होता है या गणना किस सूत्र के थ्रू की जाती है? हम कहते हैं टर्मन जी आए थे 1916 में, उन्होंने कहा था, क्या कहा था कि IQ का जो सूत्र होगा वो इस प्रकार होगा, MA/CA और मल्टीप्लाई कर देंगे 100, ये वाला होगा। तो MA/CA मल्टीप्लाई 100। नेक्स्ट देखते हैं कि ब्राउन पेन जैव पारिस्थितिकी सिद्धांत के अनुसार नियम और कानून उदाहरण किसके होंगे? जब भी आपसे रूल और लॉ की बात करें तो ये ब्राउन पेन ब्रेनर है, इन्होंने बायो इकोलॉजी मॉडल दिया था, उसमें ये बात की जाती है। तो मैक्रो सिस्टम में ये बात की जाती है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। डिसकैलकुलिया एक प्रकार की क्या है? ये लर्निंग डिसेबिलिटी होगी जो लियो कैनन ने दी थी। ठीक है, वैसे देखा जाए तो डिसकैलकुलिया मतलब गणितीय गणना संबंधित डिसेबिलिटी होती है, लेकिन इस प्रकार की ऑप्शन दे नहीं रखा था। कौन सा इसमें से सकारात्मक पुनर्वलन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो कड़वी दवा है वो नहीं कर सकते, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सा निरीक्षणात्मक अधिगम का तत्व नहीं है? यानी ऑब्जर्वेशन लर्निंग से संबंधित तत्व कौन सा है? यानी ऑब्जर्वेशन लर्निंग से संबंधित कौन सा है? तो ये अल्बर्ट बांडुरा जी हैं। तो इनमें से देखिए कि इंटेलिजेंस की बात नहीं की है, कंडीशन की बात नहीं की है, पर्सनैलिटी की बात नहीं की है, तो उन्होंने रिटेंशन की बात की है। नंबर 1 हम अटेंशन करेंगे, दूसरे नंबर पे उसका रिटेंशन करेंगे, तीसरे नंबर पे रिप्रोडक्शन करेंगे, लास्ट नंबर पर हम मोटिवेशन करेंगे। ये 4 स्टेप होते हैं, जिनमें से सेकंड पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सिगमंड फ्रायड जाने जाते हैं, तो इन्होंने साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, जिसे आप एक अन्य नाम से जानते हैं, इसे कहते हैं साइको एनालिसिस थ्योरी। तो ये भी पूछी जाती है, तो ध्यान रखना है। 90 से 110 बुद्धि लब्धि प्रसार किस श्रेणी के द्वारा दर्शाया जाता है? तो सिंपल सा ये औसत बुद्धि हो जाएगी। ठीक है, 90 से 110 के मध्य में। इनमें से कौन सी तकनीक है जो दृष्टिबाधित बालकों के शिक्षण हेतु प्रयोग में लाई जाती है? तो वो हो जाएगा इसमें से टेलर फ्रेम।
तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अभी बात करेंगे ये टेलर प्रमेय होता क्या है कि बोबो डॉल पर किया गया अनुसंधान अधिगम के किस सैद्धांतिक दृष्टिकोण की पुष्टि करता है। बोबो डॉल बोलो या जोकर बोलो या जो अल्बर्ट था बांडुरा का पुत्र, उस पर भी प्रयोग किए थे, तो ये सभी से संबंधित हो जाएंगे सोशल लर्निंग से। अल्बर्ट बांडुरा के द्वारा किया गया प्रयोग था ये। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार दंड से बचने हेतु नैतिकता का विकास किस स्तर के अंतर्गत आता है। जब भी दंड एवं आज्ञाकारिता की बात होगी, यानी ऐसे बोल सकते हैं पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, ये पहले नंबर की स्टेज होती है और ये आपकी आती है प्री कन्वेंशनल, यानी जिसे पूर्व रूढ़िवादी बोलते हैं, लेवल फर्स्ट बोलते हैं सही, इसे लेवल 2, इसे लेवल 3। तो इसी के अंतर्गत 2 अवस्थाएं चलती हैं, इसके अंतर्गत भी तीसरे नंबर की, चौथे नंबर की, इसके अंदर 5वें नंबर की और 6ठे नंबर की। तो यही वाली पूछी थी जिसे मैं कह रहा हूँ पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, ये इसी की विशेषता है। अधिगम अक्षमता शब्द सर्वप्रथम प्रयोग कौन में लाया था, यानी कौन लेके आया था। इसमें दोनों ऑप्शन दे रखे हैं कन्फ्यूजन करने के लिए, तो लेकिन हम आंसर पे जाएंगे तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सैमुअल क्रिक, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ध्यान रखना, अधिगम अक्षमता की बात करें तो राइट आंसर होगा सैमुअल क्रिक। ये आपके बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगर आपसे विकासात्मक विकार कहे, जिसे हम ऑटिज्म कहते हैं, तो आप नाम किसका लोगे, हम लेंगे केनर का। तो ध्यान रखना, इसका तो राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। एक बालक का उसकी माता के प्रति आकर्षण, फ्रायड ने इसे क्या कहता। अगर बालक का है तो ऑडिपस हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। देखिएगा, अब हम एक तरह से विस्तार से देखते हैं। अब तक आपने 30 क्वेश्चन देखे, आपके कितने मार्क्स बने, सिंपल ही क्वेश्चन थे, कमेंट में बता देना। तो जिन्हें आगे वीडियो नहीं देखना है एक्सप्लेन, वो स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आपको डिटेल देखनी है तो देखते चलिएगा। हम बात करते हैं इसी क्वेश्चन से उल्टे क्रम में ही चलते हैं। एक बालक उसकी माता के प्रति आकर्षण को फ्रायड ने क्या कहा था। देखिए, फ्रायड अपने सिद्धांत में जो था ना साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी, यानी जिसे कहते हैं मनोलैंगिक विकास सिद्धांत, तो अपने सिद्धांत में 5 स्टेजें बताई थी और 5 स्टेजों के नाम कुछ इस प्रकार थे। पहली थी ओरल स्टेज, जिसे आप मुखी अवस्था बोलते थे। दूसरी नंबर की थी एनल, जिसे आप गुदी या गुदा अवस्था बोल सकते हैं। तीसरे नंबर की थी फैलिक, ठीक है, फैलिक स्टेज। अब इस फैलिक स्टेज को ही हमने 2 भागों में बांटा था, यानी इसमें 2 विशेषता पाई जाती। 4 से 6 वर्ष होती है इसकी उम्र, तो इसकी विशेषता होती है। एक तो ऑडिपस ग्लैंड्स पाई जाती है इसमें, एक होती इलेक्ट्रा। तो अब देखिएगा, हमें क्या पूछा था कि बालक का उसकी माता के प्रति अट्रैक्शन, यानी ये कोई बॉय है, इसका अट्रैक्शन किसकी उधर, अपनी मदर की ओर। ठीक है, तब इसमें कौन सी ग्लैंड पाई जा रही है, ऑडिपस। ये कौन है, इलेक्ट्रा यानी गर्ल। तो इसका अट्रैक्शन किसकी तरफ होगा, फादर की ओर। तो इसमें कौन सी ग्लैंड्स पाई जाएगी, इलेक्ट्रा। समझे होंगे, इस प्रकार ये क्वेश्चन बना था, लेकिन इसमें बालक का अट्रैक्शन अपनी माता के प्रति था, इस वजह से इसका ऑप्शन नंबर 2 हुआ। अगर यहाँ पर लड़की की बात होती और वो अट्रैक्शन उसके फादर की तरफ होता, तब इसका राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो जाता। ठीक है, तो इस प्रकार समझे होंगे, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही किया था। देखिएगा, ये अगर हम अधिगम अक्षमता की बात करें तो ये विभिन्न प्रकार की होती हैं। जैसे मैं यहाँ पर नाम लिख रहा हूँ, जैसे शॉर्ट में लिखूँगा, ठीक है, जैसे डिसलेक्सिया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्ग्राफिया, ठीक है, और अफेसिया और भी आती हैं। ये सभी लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, समझ रहे हो ना। तो इसको देने वाले थे सैमुअल क्रिक, समझ रहे हो, अधिगम अक्षमता शब्द देने वाले सैमुअल क्रिक। लेकिन विकासात्मक विकार कुछ होते हैं, उनकी बात की थी केनर है ना, इनका नाम है लियो केनर। तो इनमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे ऑटिज्म, ADHD, इनके अलावा PECS और क्या आती है, और भी अन्य चीज़ें आती हैं। विकासात्मक विकार जो आएंगे वो सभी इसके अंडर में आ जाएंगे। ठीक है, तो ये भी समझे होंगे। ये कोहलबर्ग ने, यानी ये
पियाजे का ही शिष्य रहा था, तो इसने है जीन पियाजे के सिद्धांत को ही आगे बढ़ाकर उसे 3 लेवल 6 स्टेजों में बांटा था। और आपकी 3 लेवल ये दे रखे हैं, 1 नंबर पे, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, और इनकी 2 उपअवस्थाएँ थी सभी की। तो ये चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। ये तो मैंने बता दिया, पनिशमेंट, ओबीडियंस और ओरिएंटेशन। दूसरे नंबर की होती टिट फॉर टैट वाली। तीसरे नंबर की होती है गुड गर्ल नाइस बॉय। चौथे नंबर की होती है इसे बोल सकते हैं लॉ एंड ऑर्डर, इसे बोलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसे बोलते हैं यूनिवर्सल एथिकल वाली। तो ये चीज़ समझे होंगे। नेक्स्ट, चाहे बोबो डॉल बोले या जोकर बोले या अल्बर्ट जो उसका बेटा था उसे बोले, ठीक है, या जीवित जोकर पर बोबो डॉल हो गया, और क्या था, और भी अन्य थे। इन सभी पर प्रयोग करने वाले थे आपके जो सोशल लर्निंग दी थी आपकी अल्बर्ट बांडुरा ने। हालांकि अल्बर्ट बांडुरा तो कहते हैं, हालांकि इसका जो नाम की बात करें तो बांडुरा ही नाम था, लेकिन अपने बच्चे पर प्रयोग किए थे तो इसने पूरा नाम ही दे दिया सिद्धांत का, अल्बर्ट बांडुरा, यानी अपना खुद का नाम कर लिया। आगे बेटे का नाम, पीछे खुद का, अल्बर्ट बांडुरा। सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी। इनके सहयोगी रहे थे वाल्टर। ये भी ध्यान रखना, ये रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। बाकी नेक्स्ट देख लीजिए। हाँ, एक चीज़ तो भूल ही गए, इसमें 4 स्टेप होते हैं सीखने के। पहले होगा अटेंशन। देखो मैं बहुत सारी चीज़ें हैं मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ, इंग्लिश में टर्म याद रखोगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप कर लोगे। अगर इसकी ट्रांसलेट करी ना आपने हिंदी, और हिंदी के पर्यायवाची पूछ लिए ना, आपको ये नहीं मालूम पड़ेगा। अब जैसे लेटेंट है, मैं बात करूँ, ये लेटेंट शब्द सुना होगा, अगर इसकी हिंदी से देखोगे ना तो कहीं तो इसकी क्या क्या मिलेगी, अव्यक्तावस्था, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, देखो कितने पर्यायवाची बन जाएंगे। और कहीं कहीं पे अव्यक्तावस्था, इसे ही और कह रहे थे, और क्या है अभी मैं बता दूंगा, ठीक है। मैं तो एग्जाम्पल दिया है, तो इसके कई नाम आते हैं। तो इस प्रकार आपको हिंदी की वजह इंग्लिश की टर्म याद रखोगे तो बहुत सही रहेगा सिद्धांतों में, विशेषकर अटेंशन होगा, दूसरे नंबर पर रिटेंशन होगा, तीसरे नंबर पर आपकी रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है, और 4 नंबर पर होगा आपका मोटिवेशन। ये 4 स्टेप है, इन्हीं के थ्रू सीखते हैं और इनसे अच्छे खासे क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। इनके क्रम ही पूछ लेता है, क्योंकि ये रीट 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसके अलावा और क्या है, देखो दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं ना, तो देखो ब्रेल लिपि आती है, उससे भी सीखते हैं, ठीक है। और एक PEC पैक्स होता है, ये एक होती है, यानी इसमें पिक्चर दिखाई जाती है बच्चों को जो पर जिनमें डिसेबिलिटी होती है या देख नहीं सकते। तो टेलर फ्रेम हो गया, एक अवेकस नाम सुना होगा, ये भी, ठीक है। और ब्रेल लिपि तो होती है उभरे हुए अक्षरों के लिए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों के लिए उपयोग की जाती हैं। ये तो आप जानते होंगे, टर्मन ने एक सारणी दी थी। हालांकि टर्मन ने अपना एक सूत्र भी दिया था IQ का, उन्होंने एक सारणी दी थी, उनमें बताया था कि जिनकी भी बुद्धि लब्धि 90 से लेकर 110 के मध्य होती है वो औसत वाले बालक होते हैं। टर्मन ने ये भी कहा था जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर होती है वो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं, जिन्हें कहते हैं प्रतिभाशाली बच्चे, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रायोरिटी के बारे में हमने एक लास्ट क्वेश्चन किया था 30 नंबर का। सेकंड प्रायोरिटी की और भी चीज़ें याद रख सकते हो। इन्होंने नार्सिसिज्म की बात की है, लिबिडो की बात की है, और इन्होंने और क्या बात की है, ये हो गई। और देखो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की है इन्होंने। देखो मन को 3 भागों में, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन, और इनके अलावा इड, ईगो, सुपर ईगो, यानी इतनी चीज़ें दी हैं इन्होंने कि अगर इनका सिद्धांत तगड़ा ही पड़ जाता पढ़ने में, ठीक है। हालांकि सिंपल चीज़ें याद हो जाएंगी। 5 स्टेजें मैंने बता दी थी आपको। इसके अलावा ये क्या आया था, वही है आपके, ये 2 नंबर स्टेप पूछा था इन्होंने, रिटेंशन, ये वही है। कौन है, अल्बर्ट बांडुरा जी। देखिएगा जो कड़वी दवा है ना, ये नहीं माना जाएगा आपका सकारात्मक टॉपी आ जाएगा, बिस्कुट आ जाएगा, पैसा आ जाएगा, ये चीज़ आ जाएंगी, लेकिन कड़वी दवा नहीं आएगी। डिसकैलकुलिया वही है, लर्निंग डिसेबिलिटी है, जो आपके सैमुअल क्रिक ने ये सब दिया था, अभी हम क्वेश्चन करके आए हैं। वही विभिन्न प्रकार की होती है, डिसकैलकुलिया, डिस्प्रैक्सिया, डिसलेक्सिया, अफेसिया, ठीक है। नेक्स्ट है ब्राउन पैर। देखो बायो इकोलॉजिकल इन्होंने एक सिद्धांत दिया था अपना, बायो इकोलॉजिकल थ्योरी या मॉडल बोल सकते हैं सही,
तो इन्होंने कितने स्टेप में बांटा था, इसे 5 स्टेप में। जैसे पहले माइक्रो होगा, यानी माइक्रो सिस्टम बोलेंगे पूरा नाम, ठीक है। माइक्रो के बाद होगा कौन सा, माइक्रो, माइक्रो के बाद मीजो, अरे एक की अपनी अपनी विशेषता है, मीजो के बाद है एक्जो, एक्जो के बाद है मैक्रो, मैक्रो के बाद है क्रोनो, ठीक है। क्रोनो वाला होता है उसमें एक्सीडेंट, तलाक वगैरह हो जाते हैं घर में, उनकी विशेषता होती है। माइक्रो में आते हैं जैसे घर परिवार वाले सदस्य, मीजो में आ जाएंगे आपके जैसे पड़ोसी वगैरह, एक्जो में कौन आते हैं, तो एक्जो में आ जाएंगे आपके, देखो मुझे पक्का ध्यान नहीं है इस वजह से नहीं बताऊंगा, ठीक है। बाकी मैक्रो में तो आते हैं लॉ एंड ऑर्डर, हाँ अब आ गया, कैसे आ गया, इसमें आपकी जो समाज की वैल्यू होती है ना, उनका इम्पोर्टेंस होता है, ठीक है। क्रोनो ने बता दिया एक्सीडेंट वगैरह, और हमें पूछा क्या था, रूल और लॉ, तो रूल और लॉ तो हमने मैक्रो में बता दिए थे, पर एक्जो में हमने गलत बता दिए। तो एक्जो में देखो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, छोड़िएगा, ठीक है। और ध्यान ही नहीं आ रहा तो क्या किया जाए। देखो ये रीट में क्वेश्चन पूछा था 2022 में। एक तो एग्जामिनर भी बड़े तगड़े तगड़े बैठते हैं, उन्हें खुद ही पता है कि ये सभी चीज़ें कन्फ्यूजन की होती हैं, कि एक आता है नाम टर्मन और एक आता है स्टर्नबर्ग, अरे क्या नाम था, चलो याद आ गया, स्टर्न था, ठीक है, ये वाला था स्टर्न। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया था कि आईक्यू का सूत्र किसने दिया था, ये दोनों ही ऑप्शन दे दिए थे उस एग्जाम ने, तो दोनों ही आंसर माने थे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। 2022 में पूछा था ये क्वेश्चन। देखो ये तो सब में किस मूल प्रवृत्ति से संबंधित है, तो ये आपके विलियम मैकडूल ने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ बताई थी, जो आपकी प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से कोई ना कोई सम्यक संबंधित होता है उस प्रकार। तो इसका राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन हो गया था, अंतर्दृष्टि अधिगम सिद्धांत। ये गेस्टोल्टवादी है ना, बड़े गजब की है, इनके सैद्धांतिक वो मतलब सिद्धांत के उपनाम बहुत सारे हैं। जैसे मैं बताना चाहूँ, मैं लिखते जा रहा हूँ, आप देखते जाना, ठीक है। इसे बोलते हैं, पहला मैं नाम दे रहा हूँ अंतर्दृष्टिवादी, ठीक है। पहला देखिएगा कितने उपनाम हो जाएंगे। दूसरा हो जाएगा अवयववादी, अवयववादी, ठीक है। और कौन सा है तीसरा, पूर्णाकार बोल देते हैं, ठीक है, इसी सिद्धांत को पूर्णाकार, ठीक है। इसके अलावा 4 नंबर पे हम नाम दें तो गेस्टोल्टवादी भी बोल देते हैं इन्हें। इसके अलावा 5 नंबर पर नाम दें तो वास्तविक स्थिति का सिद्धांत, मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, वास्तविक स्थिति का सिद्धांत। और इसका और नाम क्या हो सकता है, तात्कालिक ज्ञान का सिद्धांत, ठीक है। इसके अलावा और क्या नाम है इसके, सूझबूझ का सिद्धांत, ठीक है। इसके अलावा 8 नंबर पे कौन सा डालें, एक होता है समग्रवादी, ठीक है। और 9 नंबर पे हम लेते हैं संपूर्णवादी, ये ले लिया है क्या नहीं लिया है, संपूर्णवादी। इसके अलावा 10 नंबर पे ले सकते हैं निकटता का सिद्धांत, यही क्वेश्चन में पूछा था, कहाँ ये नहीं पूछा था। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आया था, लॉ ऑफ प्रॉक्सिमिटी किसे कहते हैं, किस सिद्धांत से संबंधित है, वो गेस्टोल्टवादी थे। इसके ये उपनाम है, ये मैंने ट्रिक याद कर रखी है। आप जो GTV देखते हैं ना, GTV पे क्या देखते हैं, SSP देखते हैं आप, ये चीज़ है, वो इनसे कनेक्ट कर लेना, प्रत्येक आगे का वर्ड वो आपको याद हो जाएंगे। मैंने तो ऐसे ही कर रखे थे, ठीक है। देखिए ये पुनर्वर्णन की अनुसूचियाँ हैं, जैसे वेरिएबल रेशो, जैसे चर अनुपात कहते हैं, स्तर अनुपात या अंतराल के बोलते हैं, स्तर अनुपात भी होता है, एक और होता है, ये 4 प्रकार की होती है, ठीक है। और ये मैंने ऑलरेडी समझाई रखी हैं, ठीक है, इसमें मोटिवेशन शब्द नहीं आएगा। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत है, गिलफोर्ड से संबंधित है। बाकी थोंडाई की बात करें तो इन्होंने बहुकारक दिया था, मल्टी फैक्टर थ्योरी, इंग्लिश साथ में ही बताते जा रहा हूँ मैं, मल्टी फैक्टर थ्योरी यानी बहुकारक सिद्धांत, ये भी आपकी बुद्धि से संबंधित है। बाकी स्पीयरमैन ने पहले 2 फैक्टर थ्योरी दी थी, GOS कारक बताए थे, फिर बीच में लाई ग्रुप को, तो फिर ये 3 फैक्टर हो गई। और आपकी एक कलाम ने क्वेश्चन पूछा था चतुष्टय
सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ये भी आपके स्पीयरमैन से। थर्स्टन का आता है समूह ग्रुप फैक्टर, तो यानी समूह कारक सिद्धांत। इनमें ध्यान रखना थर्स्टन के साथ एक केली भी जुड़ा हुआ है, तो ये भी ध्यान रखना। हालांकि थर्स्टन नहीं आता है पर मैं बता रहा हूँ। जब इतनी सारी बातें हो ही गई हैं तो फिर थॉमसन को क्यों बोलते हैं, तो थॉमसन ने सैंपल थ्योरी दी थी, तो इसका 2018 में रीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, यानी सैंपल थ्योरी, यानी और हिंदी में क्या कहेंगे, सैंपल हुआ और जो भी है। ठीक है, सैंपल थ्योरी है आपकी थॉमसन से संबंधित है, ये ध्यान रखना। किससे, थॉमसन। अब देखिए कई ये मैंने बता दिए थे। शेपिंग का मतलब होता है प्रत्येक अनुक्रिया करेंगे उस पर पुनर्परण मिलेगा, और चेनिंग का मतलब होगा जो आप जो लास्ट वांछनीय अनुक्रिया करेंगे ना उस पर जो मिलने वाला पुनर्परण है। ये आपकी ऑपरेट कंडीशन थ्योरी स्किनर से संबंधित है। बाकी शास्त्रीय अनुबंधन ये पावलर वही है, लाट टपकाना कुत्ती पर प्रयोग किए थे। सामाजिक संज्ञानात्मक वही है, कौन, भांडूरा जी। प्रयास एवं त्रुटि वही है, थोंडाइक जी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जो उपलब्धि अभिनय सिद्धांत है ना, ये आपका डेविड मैकलीलैंड ने दे दिया था 1961 में। इनके सहयोगी रहे थे एटकिंसन। ये भी क्वेश्चन रीट में पूछा गया है, एटकिंसन। ठीक है, बाकी अब्राहम मैस्लो मानवतावादी हैं, मानवतावादी। ठीक है, और इनके साथ एक नाम और जुड़ा होता है कॉल रॉजर्स, वो भी मानवतावादी है। अब्राहम मैस्लो ने समाज में हमें किस प्रकार की आवश्यकता होती है उसके लिए पी/, ये 5 आवश्यकता बताई थी। फिजिकली, सेफ्टी, लव, एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। कोटलेबिन का एक क्षेत्रीय सिद्धांत आता है, वो पूछा जाता है। इन्होंने टोपोलॉजी भी दी है। बहुत सारे इसके मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत के उपनाम है। एक हजबर्ग है यार, मैंने ये देखा था यूके यानी वो वाला नहीं, यूनाइटेड किंगडम। ये उत्तराखंड में एक क्वेश्चन पूछा था शानदार हजबर्ग से संबंधित, अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा। ये है ना लियोपोल्ड वेलक ने अपने सिद्धांत को है, अगर मैं बताऊं, ये 3 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए था। ठीक है, और इसमें आपके जो कार्ड हुआ करते थे वो 10 हुआ करते थे। ठीक है, और ये आपके व्यक्तित्व का मापन करती है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना है आपके एक TAT परीक्षण दिया था मॉर्गन एवं मुर्रे ने, तो ये उन्हीं पर आधारित था। ठीक है, यानी उन्हीं के व्यक्तित्व पर आधारित था ये वाला सिद्धांत। बाकी थर्स्टन समूह कारक बुद्धि का सिद्धांत, थॉर्नडाइक बहुकारक, ऑलपोर्ट ने सील गुण दिए थे, सील गुण का सिद्धांत जिनमें 18,000 सील गुण थे, इन्हें कम करते हुए 16 पर ला दी थी 16 PF प्रश्नावली, जिनका नाम आता है कैटल ने ही तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो देखिएगा ये है ना क्रिया प्रसूत, ये ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी से संबंधित था। जो भी नकारात्मक पुनर्वलन होगा ना, जो आपकी वांछनीय व्यवहार होगा ना, उसे बढ़ाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही था। मैं कह रहा था ये सभी जीन प्याजे से संबंधित है। तो आत्म केंद्रण है ना, जिसे इकोसेंट्रिज्म कहते हैं, यानी बच्चा है दूसरे के नज़रिए को तो इग्नोर करता है, जो वो कह रहे हैं ना वो सही है, बस यही होता है इकोसेंट्रिज्म। बाकी सकारात्मक नकारात्मक, तो ये तो आपके एटीट्यूड के 2 भाग होते हैं, यानी अभिवृत्ति बोलते हैं ना वो उसके। देखिएगा जब आप किशोरावस्था पढ़ेंगे ना, तो किशोरावस्था में 2 शब्द चलते हैं, इमेजरी ऑडियंस और एक होता है पर्सनल फेबल। मैं नाम लिख देता हूँ, मैं इंग्लिश भी हिंदी भी बता दूंगा। फेबल्स इसे बोलते हैं हिंदी में कहें तो व्यक्तिगत कथाएं। देखो इसका मतलब होता है तुम क्या जानो मेरी दशा है। ठीक है, तो इस प्रकार की बातें करेंगे ना, यानी आप ऐसे कह सकते हैं किशोरों का यह कहना या महसूस करना वे पूर्णतः किसी अन्य व्यक्ति से भिन्न है। कौन, ये व्यक्तिगत कथाएं वाली कहेंगे। लेकिन जो काल्पनिक दर्शक होंगे ना, इमेजरी ऑडियंस, इनका कहना होता है कि सभी किशोर का यह महसूस करना होता है कि सभी मेरी ओर देख रहे हैं। ठीक है, जैसे कि शर्ट पे स्याही लग जाए, जैसे वाइट शर्ट है, तो वो जब मार्केट में होकर या अपने घर जाएगा ना, तो वो रास्ते में बस केवल यही सोचता जाएगा कि सभी देख रहे हैं कि मेरी जो शर्ट पे स्याही लगी हुई है। ठीक है, तो ये आता है आपका काल्पनिक दर्शक में। और जो तुम मेरी दशा क्या जानो,
इस प्रकार का यू कोई कहता है तो वो फिर आ जाएगा इसमें पर्सन फेवर में। ये तो जीन प्याजे की आप जानते ही होंगे, इसे क्या बताने की आवश्यकता है, मैंने ऑलरेडी बता दी थी। देखिएगा, अब देखिएगा इसमें कुछ चीज़ें बताने की है। जो आपके विलियम वुंट है ना, कहाँ है ये वुंट, ये क्या है कि जो मन में जो चीज़ कहानी चल रही है ना, ये उसे ही लिख देते थे, उसे ही कहते थे आत्मनिरीक्षण विधि। क्वेश्चन आता है कि आत्मनिरीक्षण की सबसे पुरानी विधि कौन सी है, तो इसी का नाम आता है विलियम वुंट का, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें और भी शब्द देखें, जैसे अल्फ्रेड एल्डर अल्फ्रेड बिने हैं, इन्होंने एक तत्व का सिद्धांत दिया था, इसे यूनिफैक्टर थ्योरी बोलते हैं। तो ये क्या कहते थे कि जो बंदा हिंदी जानता है ना, हिंदी में होशियार है, वो निश्चित तौर से मैथ में भी होशियार होगा, ठीक है। और जो और क्या लें, जैसे कोई SST वाला छात्र है, यानी कोई सामाजिक विज्ञान होशियार है, तो वो इंग्लिश में भी होशियार होगा। यानी ये टोटल ये कहते थे आप एक क्षेत्र में होशियार हैं तो सभी में होशियार हैं। इसकी इनके साथ और भी मनोवैज्ञानिक हुए थे, टर्मर, थॉमसन और भी थे, इन्होंने इसका साथ दिया था। फिर इसके बाद है फिर 2 फैक्टर थ्योरी आई थी, किसकी, स्पीयरमैन की। फिर इसी की 3 फैक्टर हो गई थी। फिर मल्टी फैक्टर थ्योरी, फिर आपके ग्रुप फैक्टर थ्योरी, फिर हार्वर्ड गार्डन का बहुबुद्धि यानी मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी हार्वर्ड गार्डन की आई। यानी फिर विभिन्न प्रकार की आई, जो हमारे बुद्धि में विभिन्न प्रकार के फ्रेम होते हैं या आयाम होते हैं। तो ये सभी चीज़ें फिर बाद में ये आगे सिद्धांत है वो एक तरह से ब्रॉड माइंड में खुलते गए कि ये इस प्रकार की चीज़ें भी होती है, केवल एक तत्व नहीं होता है, बहुत सारे कारक होते हैं हमारे माइंड में इस प्रकार, ठीक है। सिल्बर्ट, देखिएगा सिल्बर्ट की मैं एक चीज़ तो मैं जानता हूँ, जिनकी भी बुद्धि लब्धि है ना 85 से कम होती है तो वे पिछड़े बालक होते हैं। और पिछड़े बालक का मतलब होता है वो किसी 1-2 सब्जेक्ट में कमज़ोर हो, 1 या 2, ठीक है। तो ये सिल्बर्ट कहते हैं, और सिल्बर्ट ने ही शैक्षिक लब्धि का सूत्र दिया था, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो और क्या है, जीन प्याजे तो आप जानते ही हैं। और क्या है इसमें, बाल विकास के प्रत्यक्ष बिंदु, तो ये तो सिंपल है। बाल विकास में यह अध्ययन करते हैं बच्चे का जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक, यानी जो प्रीनेटल स्टेज भी होती है ना, जब बच्चे का भ्रूण बनना होता है तब से लेकर और मर नहीं जाता है, यानी जीवन पर्यंत बोल सकते हैं, तब तक उसकी चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, भावात्मक हो, सभी बच्चों का अध्ययन करते हैं। ये मैंने निकटता का सिद्धांत है, ये गेस्टलवादी से संबंधित है, इसके मैंने 8-9 उपनाम बता दिए थे। जैसे उत्कर्मणीय की योग्यता है, ये आपकी मूल सक्रियात्मक अवस्था में आती है। इनके साथ और भी याद रख सकते हैं, जैसे कोई कंजर्वेशन संरक्षण की बात आ जाए, ठीक है, तो ये संबंधित संरक्षण होता है ना, तो ये आपकी इसी अवस्था से संबंधित होगा। अब आ जाए सीरिएशन, यानी किसी चीज़ को क्रमबद्धता में लगाना, तो इसी से संबंधित है। और क्या है, यानी जो बच्चा 7 से 11 वर्ष की उम्र में होता है ना, ये मोस्टली है आपकी सभी चीज़ें करने लग जाता है मोस्टली, ठीक है। और जब भी वो औपचारिक में जाएगा तो पूरे उसमें डिडक्टिव इंडक्टिव जो थिंकिंग होती है ना, उसे करने लग जाता है, या हाइपोथेसिस, वो सभी चीज़ें वो तो विशेषता पढ़ते हैं तो तभी आ जाती हैं। ये कर लिया था हमने। सतत प्रोसेस होती है, बहुआयामी होता है, संचय प्रवृत्ति होती है, व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, इसकी बात कर रहा था। ये 6 स्टेजें किस प्रकार होती है मैं ये बता रहा था। तो देखिएगा, मैंने कह रहा था कि मैं बाद में बता दूंगा इसकी 6 उप स्टेजें किस प्रकार होती है। सेंसरी मोटर स्टेज की मैं लिखते जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे 1 नंबर की होती है जिसे बोलते हैं रिफ्लेक्स। ये उप अवस्थाएँ किसकी, सेंसरी मोटर स्टेज की। इसमें होता है जो सकिंग होता है, चूसना, वो बच्चे का स्ट्रॉन्ग होता है, ये तो पहली होगी। दूसरे नंबर की होती है जिसे बोल देंगे, देखो मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, प्राइमरी सर्कल स्टेज, ठीक है, ये 2 नंबर की होती है। इसमें कामक क्रियाएं बच्चा ज़्यादा करता है, ठीक है। तीसरे नंबर की होती है सेकेंडरी सर्कल स्टेज, सेकेंडरी सर्कल स्टेज। इसमें क्या करता है बच्चा, इसमें बच्चा वस्तुओं को उलट फेट करके देखता है, ठीक है। 4 नंबर की स्टेज कौन सी होगी, ये होगी आपकी
यानी कोऑर्डिनेशन ऑफ रिलेशन, ठीक है। यानी इसका मतलब होगा बच्चा है बहुत सारी चीज़ों को ढूंढने लग जाएगा। तो 5वें नंबर की स्टेज होगी, इसे बोलेंगे टर्सरी सर्कल स्टेज। इसकी क्या विशेषता होगी, ये प्रयास एवं त्रुटि जो सिद्धांत है ना, उसके थ्रू सीखने लग जाता है। यानी बहुत सारी चीज़ें अपने आप सीखने लग जाता है बच्चा। और लास्ट आती है, इसे बोलते हैं अर्ली स्टेज ऑफ थॉट, यानी अर्ली स्टेज ऑफ थॉट। तो इसका मतलब क्या होता है, समझ रहे हो? इसका मतलब ये होता है, आपने शुरू होगा आँख से ओझल हो जाना, ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु का स्थायित्व बनना, वो इसी स्टेज में आके लास्ट में होता है। इसे ही पहला चिंतन बोलेंगे। पहला चिंतन कह दीजिएगा, पहला मानसिक निरूपण कह दीजिएगा, अन्य नाम भी दे सकते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं इसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस बनना प्रारंभ हो जाता है। ऑब्जेक्ट यानी वस्तु का स्थायित्व होने लग जाता है बच्चे को, ठीक है। इसकी उम्र होती है करीबन 18 से लेकर 24 माह। इससे पहले की जो अवस्था होगी ना, जो 5 नंबर की, तो इसे बोलते हैं आँखों से ओझल हो जाना। इस प्रकार का जो शब्द आता है ना, वो इसी से निकल के आता है, ठीक है। तो ये 6 स्टेज बता दी थी। अब मैंने ये भी समझाया था कि जीन, यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए, क्या कि जो जीन पियाजे थे ना, तो जीन पियाजे ने जो मॉरलिटी होती है ना बच्चों में, वो 2 प्रकार से बांटी थी। पहली हेट्रोनॉमी मॉरलिटी, दूसरी थी आपकी ऑटोनॉमी मॉरलिटी। तो इसका मतलब क्या होता है मालूम है? ये तो किशोरावस्था से संबंधित थी और ये संबंधित थी आपकी बाल्यावस्था से। केवल यही क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। बाकी ये तो शिष्य रहे थे कोलबर्ग, तो इन्होंने फिर 3 लेवल 6 स्टेज बताई थी। ये मैंने बात नाम है ऑलरेडी क्वेश्चन बता दी थी। ओवरऑल ये क्वेश्चन थे। अगर आपको ये पसंद आते तो बता देना। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।